हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हरात्मक श्रेणी की। सबसे पहले हरात्मक श्रेणी की डेफिनेशन क्या होती है। यदि किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स समांतर श्रेणी में है तो उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 1/a 1/b और 1/c क्या है, हरात्मक श्रेणी में है। तो अगर इसका व्युत्क्रम करें यानी a और b और c, अगर ये किस में आ रहा है, समांतर श्रेणी AP में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/a 1/b 1/c किस में होंगे, हरात्मक श्रेणी में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हरात्मक श्रेणी की, 1/a प्लस 1/a प्लस d और 1/a 2d प्लस डेश। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इसे व्यापक रूप में लिख सकते हैं। अगर हमें पूछे व्यापक पद जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। जनरल टर्म को Tn से डिनोट करेंगे। Tn इक्वल होगा 1/a प्लस n-1 2 में d। a यहाँ पे क्या है हमारा प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या और d क्या है यहाँ पे सार्वंतर। यह क्या हो गया व्यापक पद का फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से व्यापक पद निकाल सकते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास 1/3 1/5 और 1/7 हरात्मक श्रेणी में है, तो इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम a निकालेंगे। a का मान कितना आएगा, यहाँ से a का मान होगा प्रथम पद कितना है 1/3। या देखो इसे क्या कर सकते हैं हम, समांतर श्रेणी में भी चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, समांतर श्रेणी में भी चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से चेंज करेंगे, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ यानी इस श्रेणी का अगर मैं व्युत्क्रम करूँ, जैसे 3 5 और 7, ये मेरा किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा a का मान कितना आएगा 3, b का मान d का मान कितना आएगा, यहाँ से 5 - 3 यानी 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं n का मान हमारे पास कितना है 21, तो t 21वां पद निकालेंगे तो 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा n 20 21 - 1 इंटू में d है 2, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू में 2 यानी 1/43 कितना हो जाएगा हमारा 21वां पद हो जाएगा किसका, हरात्मक श्रेणी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर ABC किस में हो आपके पास, हरात्मक श्रेणी में हो, ABC किस में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/b इक्वल 1/a प्लस 1/c। या फिर इसे सरल करके क्या लिख सकते हैं, b इक्वल क्या आएगा 2ac/a प्लस c। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, हम इसे हरात्मक श्रेणी में लिख सकते हैं। अब देखो ABC हमें किस में दे रखे हैं, हरात्मक श्रेणी में दे रखे हैं, तो 1/a और 1/b और 1/c हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। और समांतर श्रेणी से हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, 2b इक्वल क्या होता है a प्लस c। तो यहाँ पे b का मान कितना है हमारे पास 2 1/b, a का मान कितना है 1/a और c का मान है 1/c। तो यहाँ से भी इसे क्या कर सकते हैं, हम सरल करके लिख सकते हैं। इसको सरल करेंगे तो b इक्वल क्या आएगा 2ac/a प्लस c।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हरात्मक। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिख सकते हो आप। हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होता। थर्ड पॉइंट है हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना प्राय संभव नहीं होता। यानी देखो हमने समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला देखा था, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला देखा था, लेकिन हरात्मक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हरात्मक श्रेणी को समांतर श्रेणी में चेंज करते हैं और उसके बाद में उसका क्या कर सकते हैं, n पदों के योग ज्ञात कर सकते हैं। और वो किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, वो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, n पदों के योग का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हरात्मक श्रेणी में रखते हुए पदों को उसके n पदों का योग ज्ञात करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हरात्मक श्रेणी नहीं, ये माध्य है, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन्स। वही इसमें भी जैसे समांतर श्रेणी में और गुणोत्तर श्रेणी में कंडीशन थी, वैसे ही इसमें कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं a और b के मध्य एक हरात्मक माध्य है तो उसको फॉर्मूला क्या होगा, h इक्वल 2ab अपॉन a प्लस b। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन h। h क्या है यहाँ पे आपका हरात्मक माध्य है, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। a आपकी क्या है, प्रथम संख्या है, और b आपकी क्या है, अंतिम संख्या। ऐसे ही आपको सेकंड कंडीशन है कि a और b के मध्य h हरात्मक माध्य है, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो देखो ये फॉर्मूला होता है कि h माइनस 2a और h माइनस 2b इक्वल h स्क्वायर। या फिर इसको इस प्रकार से भी सरल किया जा सकता है, h प्लस a अपॉन h माइनस a प्लस h प्लस b अपॉन h माइनस b इक्वल कितना है, 2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन h माइनस a प्लस 1 अपॉन h माइनस b इक्वल क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए कि अगर दो संख्याओं के मध्य आपको h हरात्मक माध्य दे रखा हो तो उसे किस प्रकार से हम क्या कर सकते, संख्याओं को या फिर हरात्मक माध्य को क्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दो संख्याओं के मध्य n हरात्मक माध्यम हो, यानी कितने हरात्मक माध्यम हो, n हो। अब जैसे कि आपके पास मान लीजिए जैसे h1 h2 डेस hn और किसके मध्य हो, हरात्मक माध्य a और b, दो संख्याओं के मध्य a और b संख्याओं के मध्य हो, यानी a और b संख्याओं के मध्य h1 h2 डेस hn हरात्मक माध्यम हो, तो उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे d डेस का मान निकालेंगे, d डेस का मान निकालेंगे। जैसे हमने समांतर श्रेणी में d का मान निकाला था, वैसे ही इसमें d डेस दे दिया है, d डेस से आप डिनोट कर सकते हो a माइनस b अपॉन n प्लस 1 ab, या समिशन 1 अपॉन hn एन ए प्लस बी अपॉन 2ab। देखो, या फिर इस प्रकार से आपसे ना निकले तो हरात्मक श्रेणी को सबसे पहले किस में चेंज करना होगा, समांतर श्रेणी में चेंज करना होगा। और अगर आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद है तो आप क्या कर सकते हो, हरात्मक माध्य निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी है, 1/28 तथा 1/10 के मध्य 11 हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करेंगे, 1/28 और 1/10 को समांतर श्रेणी में चेंज कर लेंगे।
यानी 28 तथा 10 हमारा किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा, ए पी में, ए पी में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले डी का फॉर्मूला निकालें, यानी डी सार्वय अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड, बी माइनस ए क्या फॉर्मूला होता है, बी माइनस ए अपॉन में क्या होगा, हरात्मक माध्य कितना दे रखा है, जो माध्य दे रखा है उसमें n प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 28 अपॉन में 11 प्लस 1, यानी यहाँ से मान सरल करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, 11वां हरात्मक माध्य निकालना है। तो सबसे पहले मैं अगर 11वां क्या निकाल लूँ, समांतर माध्य निकाल लूँ, तो उसका व्युत्क्रम कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा 11वां हरात्मक माध्य हो जाएगा। या फिर ये फॉर्मूला है, इससे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे निकालूँ h1 का मान, h1 का मान यानी n कितना मेरा है 1, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा 1, a प्लस बी कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 28 गुणा 10 गुणा 2, तो ये 12 से कट करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, इसको सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/53। ये हमारा एच, ऐसे ही S2 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1/25। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, हरात्मक माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि अगर दो संख्याओं के मध्य दो हरात्मक माध्यम दे रखे हो, अगर दो संख्याओं के मध्य दो हरात्मक माध्य H1 और H2 हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H1 इक्वल क्या होगा 3AB अपॉन A प्लस 2B, और H2 का फॉर्मूला क्या होगा 3AB अपॉन 2A प्लस B। यानी कंडीशन क्या दे रखी है कि हरात्मक माध्य क्या होने चाहिए, दो होने चाहिए। दो संख्याओं के मध्य दो हरात्मक माध्यम हो तब इन फॉर्मूलों से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दो संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य में संबंध, क्या रिलेशन होता है AM, GM और HM में। फर्स्ट पॉइंट है, यदि दो संख्याएं AB के मध्य समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः क्या क्या है, AGH है, तो सबसे पहले देखो समांतर माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का A प्लस B/2। दूसरा गुणोत्तर माध्य क्या होता है, G √AB। हरात्मक माध्य क्या होता है 2AB अपॉन में A प्लस B। ये हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। अब देखो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, सेकंड पॉइंट है इनका रिलेशन, यानी जो गुणोत्तर माध्यम का स्क्वायर होता है वो समांतर माध्यम और हरात्मक माध्यम के गुणनफल के बराबर होता है। एक तो ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है कि समांतर माध्य ग्रेटर देन गुणोत्तर माध्य ग्रेटर देन हरात्मक माध्य। जब कब होगा ये, जब AB ग्रेटर देन क्या हो 0। ये देखो दो रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, उसके बाद गुणोत्तर, उसके बाद में हरात्मक, और गुणोत्तर माध्यम का स्क्वायर होता है वो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है, दो धनात्मक संख्याओं के मध्य A तथा G हो तो A क्या है समांतर माध्य, G क्या है गुणोत्तर माध्य हो, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी A प्लस √A² माइनस G², एक तो ये होगी, एक होगी A माइनस √A² माइनस G²,
मान लीजिए आपको एक दे दे समांतर माध्य, दूसरा दे दे गुणोत्तर माध्य, और आपको पूछ ले कि दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वह समीकरण जिसके मूल समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्यम है। यानी यहाँ पे हमें रूट्स क्या दे रखे हैं, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है। तो हम इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2a समांतर माध्य इंटू में एक्स प्लस गुणोत्तर माध्यम का स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन कब होगी, जब आपको रूट्स क्या दे रखे हों, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्यम दे रखे हो तब। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है वह समीकरण जिसके मूल यानी रूट्स समांतर माध्यम में दे रखे हो, गुणोत्तर दे रखे हो और हरात्मक दे रखे हो। तो वो इक्वेशन हमारी क्यूब में होगी, यानी x की पावर 3 माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपॉन में h एक्स माइनस g क्यूब इक्वल 0। देखो इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्यम दे देते हैं और पूछते हैं कि इनसे इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी, एक्स में इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी। तो अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए और जी का मान रख के इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 3 दे दे, यानी हरात्मक माध्यम भी दे दे, गुणोत्तर माध्यम और समांतर माध्यम तीनों दे दे, तो इक्वेशन क्यूब में होगी। और ये किस प्रकार इक्वेशन होगी, वो यहाँ पे एक्स की पावर 3 माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3g की पावर 3 बट्टा h एक्स माइनस g क्यूब इक्वल 0। ऐसे ही 6 पॉइंट है हमारे पास a और b के मध्य a1 a2 यानी दो समांतर माध्यम हो, दो गुणोत्तर माध्यम हो और दो ही क्या हो, हरात्मक माध्यम हो। a1 a2 समांतर माध्यम हो गई, g1 g2 गुणोत्तर माध्यम हो गई और h1 और h2 क्या हो गई, हरात्मक माध्यम हो गई। तो इसमें देखो क्या रिलेशन होता है, यानी g1 इंटू g2 अपॉन में h1 इंटू h2 इक्वल a1 प्लस a2 अपॉन में h1 प्लस h2। इस प्रकार से रिलेशन होगा अगर दो संख्याओं के मध्य दो समांतर माध्यम हो, दो गुणोत्तर माध्यम हो और दो ही क्या हो, हरात्मक माध्यम हो। बहुत बार एग्ज़ाम में ये रिलेशन पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं के मध्य दो हरात्मक माध्यम हो, दो गुणोत्तर माध्यम हो और दो समांतर माध्यम हो, तो उसमें रिलेशन क्या होगा। तो इस प्रकार से रिलेशन होगा g1 g2 अपॉन h1 h2 इक्वल a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2। और या इसकी क्या दे दे, आपको वैल्यू देकर क्या पूछ सकते हैं, हरात्मक माध्यम पूछ सकते हैं या क्या पूछ सकते हैं, गुणोत्तर माध्यम पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, फर्स्ट पॉइंट था समांतर माध्यम का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बटे 2, गुणोत्तर माध्यम का अंडर रूट ए बी, हरात्मक माध्यम का 2ab अपॉन a प्लस बी। रिलेशन क्या होता है इन तीनों में, जी स्क्वायर इक्वल समांतर माध्यम इंटू हरात्मक माध्यम। समांतर माध्यम सबसे बड़ा होता है, फिर गुणोत्तर माध्यम, फिर हरात्मक माध्यम। कंडीशन क्या है, a और b ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दो धनात्मक संख्याओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब a तथा g दिया हुआ हो। अगर आपके पास एक इक्वेशन के रूट्स आपको a और g समांतर माध्यम और गुणोत्तर माध्यम में दिए हुए हों, तो इक्वेशन को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इक्वेशन के रूट आपको समांतर माध्यम, गुणोत्तर माध्यम और हरात्मक माध्यम में दिए हुए हों, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं। 6 पॉइंट है a और b के मध्य दो हरात्मक माध्यम, दो गुणोत्तर माध्यम और दो समांतर माध्यम हो, तो उसका रिलेशन क्या होता है। ये पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा कर ही आप लिख लीजिएगा नोट्स में, ताकि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यदि a और b के मध्य
समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्यम, हरात्मक माध्य क्रम से है। समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी और एच है। तो उसे किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या मान होगा। यानी ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इस प्रकार से हो। तो कैसे पता करेंगे। समांतर माध्यम आएगा कब आएगा, जब एन क्या हो, इक्वल 0 हो। गुणोत्तर माध्यम आएगा जब एन क्या हो, -1/2 हो। ऋणात्मक माध्यम आएगा जब एन का मान क्या हो, -1 हो। यानी अगर आपको ए और बी के मध्य समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य दे रखा है, तो इसके मान किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एन का मान अगर 0 है तो समांतर माध्यम से निकालेंगे, अगर एन का मान -1/2 है तो गुणोत्तर माध्यम से निकालेंगे, और एन का मान -1 है तो किससे निकालेंगे, ऋणात्मक माध्य से निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए गिवन प्रोग्रेशंस का, मतलब एक हम श्रेणी की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपके पास व्यापक पद Tn होता है, Tn माइनस Tn-1 क्या आ रहा हो, अचर आ रहा हो, और n का मान हो वो >= हो, तो ये क्या होगी, AP होगी, यानी समांतर श्रेणी होगी। अगर Tn अपॉन में Tn-1 आ रहा हो और ये क्या आ रहा हो, अचर आ रहा हो, और यहाँ पर n का मान क्या हो, >= हो, तो ये क्या होगी, GP, यानी गुणोत्तर श्रेणी होगी। थर्ड है हमारे पास कि 1/Tn-1 इक्वल क्या आ रहा हो, आपका अचर आ रहा हो, और कंडीशन क्या है कि n >= हो, तो ये क्या होगी, आपकी ऋणात्मक श्रेणी होगी। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रेशन होगी, समांतर श्रेणी होगी, गुणोत्तर होगी या फिर ऋणात्मक होगी। क्या कंडीशन है कि हम व्यापक पद निकालेंगे इसका, और अगर वो अचर आ रहा हो और n क्या हो, >= हो, तीनों में एक कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। देखो हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी तीनों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब इन तीनों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट या इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को फटाफट क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। पहला पॉइंट क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। अब देखो यहाँ पे समांतर भी हो सकती है, गुणोत्तर भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन पदों की संख्या अगर विषम है तो उनका मध्य पद, यानी उनका मध्य पद क्या होगा, प्रथम एवं अंतिम पद का क्या होगा, समांतर माध्यम होगा। अगर समांतर श्रेणी में है तो समांतर माध्य होगा, गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर माध्यम होगा, और ऋणात्मक श्रेणी है तो क्या होगा, ऋणात्मक माध्यम होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, यानी उनका जो मध्य पद है ना, मध्य पद वो प्रथम एवं अंतिम पद का क्या होगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्यम और ऋणात्मक माध्यम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यदि किसी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या ऋणात्मक श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो उसके मध्य पदों का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य, प्रथम एवं अंतिम पदों के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्यम के बराबर होता है। यानी मध्य पद का अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर आएगा। अगर गुणोत्तर माध्यम निकालेंगे मध्य पद का तो वो किसके बराबर आएगा, प्रथम और अंतिम पद के गुणोत्तर माध्यम के बराबर आएगा। और अगर हम मध्य पद का ऋणात्मक माध्यम निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा,
प्रथम और अंतिम पद के हरात्मक माध्यम के बराबर आएगा। इस प्रकार से ये 2 रिजल्ट थे, और भी रिजल्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारा कि ए बी और सी, ए और बी और सी अगर समांतर श्रेणी में है और गुणोत्तर श्रेणी में है और हरात्मक श्रेणी में है, मतलब तीनों में है, ए बी सी आपको समांतर श्रेणी में भी दे दे, हरात्मक श्रेणी में भी दे दे और गुणोत्तर श्रेणी में भी दे दे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ए बराबर बी बराबर क्या होगा सी। अब देखो इसका विपरीत है वो भी ट्रू होगा, यानी अगर आपको ऐसे दे दे ए बी सी हरात्मक श्रेणी में भी है, गुणोत्तर में भी है और समांतर में भी है, तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी बराबर सी हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी तीनों क्या होंगे ये इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपको ये दे दे तो आप क्या कह सकते हो ए बी सी हरात्मक में भी है, गुणोत्तर में भी है और क्या इसमें है समांतर श्रेणी में भी होंगे, यानी इसका विपरीत रिजल्ट भी क्या होगा ट्रू होगा, सत्य होगा। फोर्थ रिजल्ट है ए बी सी किस में हो समांतर श्रेणी में हो, तो 1/BC 1/AC 1/AB किस में होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। और अगर मैं इसके क्या लूँ व्युत्क्रम लूँ, अगर मैं इसका व्युत्क्रम लूँ बी सी ए सी और ए बी, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम क्या होता है हरात्मक श्रेणी होता है, तो ये किस में होगा हरात्मक श्रेणी में होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है अगर समांतर श्रेणी में है, तो 1/B + C 1/C + A 1/A + B किस में होगा समांतर श्रेणी में होगा। और ऐसे ही इसका मैं अगर रेसिप्रोकल लूँ व्युत्क्रम लूँ B + C C + A + B, तो वो किस में हो जाएगा हरात्मक में हो जाएगा। देखो हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समांतर श्रेणी का अगर हम व्युत्क्रम लें तो वो हरात्मक होगा, और अगर हरात्मक का व्युत्क्रम लें तो वो क्या होगा समांतर श्रेणी होगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखो ये जो रिजल्ट मैंने आपको लास्ट में बताए हैं 10 रिजल्ट हैं, अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इनको क्या कर सकते हो ज्ञात भी कर सकते हो। जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो। वहाँ पे मैंने पॉइंट भी बताए थे कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो उसे अगर उसी सेम संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए या कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए या डिवाइड भाग दे दिया जाए तो वो भी क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो उनको निकाल सकते हो। लेकिन क्या है ना, अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे पास 6 नंबर का रिजल्ट है ए बी सी किस में है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बहुत बार ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि log A log B log C किस में होगा। तो हमें अगर याद हो तो हम तुरंत ऑप्शन को क्या कर सकते हैं टिक कर सकते हैं। इसलिए ये लास्ट में मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं 10, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, वरना मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में किस प्रकार से निकाल सकते हो वैसे आप क्या कर सकते हो उनको निकाल भी सकते हो। यानी ए बी सी किस में आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, तो log A log B log C किस में होगा समांतर श्रेणी में होगा। 7 नंबर का पॉइंट है ए बी सी किस में है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A + B B + B C + B किस में होगा हरात्मक श्रेणी में होगा। अब देखो मैंने ये चिन्ह दोनों तरफ लगा रखा है, इसका मतलब है अगर ये दे दे तो ये सही है और ये दे दे तो ये सही है, मतलब दोनों तरफ ये क्या है ट्रू है। 8 नंबर का पॉइंट है हमारा ए बी सी किस में है हरात्मक श्रेणी में है, तो B + C/A C + A/B A + B/C किस में होगा समांतर श्रेणी में होगा। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर का रिजल्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और उसको जहाँ तक हो सके उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ए बी सी ये इम्पोर्टेंट है, ए बी सी किस में हो अगर समांतर श्रेणी में है, तो A - B और B - C का मान अगर आपके पास 1 आ रहा है
तो 1 आएगा। अगर a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी का मान 1 आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए बी सी किस में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ए बी सी आपका गुणोत्तर श्रेणी में है तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी का मान क्या होगा, a बटा बी होगा। ऐसे ही ए बी सी किस में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो उसका मान क्या होगा, a माइनस बी बी माइनस सी इक्वल क्या होगा, a बट्टे में कितना होगा, c। यानी ये तीनों रिजल्ट दे रखे हैं कि ए बी सी आपका समांतर श्रेणी में हो तब मान आना चाहिए 1, गुणोत्तर श्रेणी में हो तभी इसका मान क्या आएगा, 1 बट्टा बी। अगर हरात्मक श्रेणी में हो तो मान क्या आएगा, a बटा सी। ऐसे ही 10 नंबर का पॉइंट है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो पी क्यू आर किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये देखो, ये दोनों रिजल्ट 9 नंबर का रिजल्ट और 10 नंबर का रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पी वे क्यू वे और आर वे पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद गुणोत्तर श्रेणी में है तो पी क्यू आर किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमारा लास्ट रिजल्ट था और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट था। आज हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है। अगर आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी की पूरी क्लास देखी है तो श्रेणी का आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने के चांस नहीं है। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, जब भी आप क्लास लो खुद के नोट्स बनाइए। मैंने जितना हो सके उतने अच्छे से नोट्स बनाने की आपको कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो वीडियो पर, तो मैं आपको वहाँ पे इनकी क्या PDF, जितनी भी मैंने क्लास लिया उनकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम श्रेणी से जुड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।